हेलो। तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी का पेपर नंबर फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर का नाम है प्रादेशिक भूगोल और दूसरे पेपर का नाम है सुदूर संवेदन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रादेशिक भूगोल के चैप्टर नंबर फर्स्ट को। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ना है कि प्रदेश क्या होता है, प्रदेश का अर्थ क्या है, प्रदेश की परिभाषा क्या है और प्रदेश की विशेषता क्या है। तो शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रदेश क्या है। ठीक है, तो प्रदेश उस भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जिसमें कुछ समान प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं जो उसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाती हैं। सरल शब्दों में बोले तो प्रदेश वो क्षेत्र है जहाँ किसी न किसी दृष्टि से समानता होती है, जैसे कि जलवायु, भूमि, भाषा, संस्कृति या आर्थिक गतिविधियाँ। आप ऐसे समझें कि भौगोलिक क्षेत्र का वो भाग जहाँ पर प्राकृतिक रूप से, जैसे कि उस क्षेत्र की जलवायु सेम होगी, समान होगी, या फिर उस क्षेत्र की भूमि समान होगी, या फिर वहाँ जो लोग रहते हैं उनकी भाषा एक समान होगी, या फिर उनका रहन सहन, पहनावा, रीति रिवाज ये सब एक समान होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रदेश होते हैं उनमें ये सारी समानताएं देखने को मिले, कुछ एक समानता भी देखने को मिल सकती है प्रदेश में। और जब किसी क्षेत्र में ये समानता देखने को मिलती है, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक समानता देखने को मिल रही है, तो इसी समानता की वजह से, इसी विशेषता की वजह से वो दूसरे क्षेत्रों से अलग हो जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रदेश किसी भौगोलिक क्षेत्र का वो भूभाग जिसके अंतर्गत कुछ प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं और इन्हीं विशेषताओं की वजह से वो क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों से अलग पहचान बनाता है। और ये जो समानताएं होती हैं वो किसी एक में या फिर बहुत सारी चीज़ों में हो सकती हैं। अब परिभाषा देख लेते हैं हम। परिभाषा है पहला, हार्टसोन के अनुसार प्रदेश वो क्षेत्र है जहाँ भौतिक या मानवीय विशेषताएं समान होती हैं। दूसरी परिभाषा है सायर के अनुसार प्रदेश वो है जहाँ प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों में एक रूपता देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरी परिभाषा आती है डिकेन्स के अनुसार प्रदेश पृथ्वी की सतह का वो भाग है जहाँ प्राकृतिक तत्व और मानव गतिविधियाँ मिलकर के एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई बनाती हैं। उसके बाद है NL मुखर्जी के अनुसार प्रदेश वो क्षेत्रीय इकाई है जिसमें स्थलाकृति, जलवायु, जनसंख्या, जल स्रोत और आर्थिक क्रियाओं की समानता पाई जाती है। उसके बाद है लाब्लास के अनुसार प्रदेश वो क्षेत्र है जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अन्य क्षेत्रों से भिन्न होता है। लास्ट परिभाषा है स्टैम के अनुसार प्रदेश पृथ्वी की सतह का वो भाग है जिसमें आंतरिक एकरूपता और संगठन होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछा जाता है, तीनों में, कि प्रदेश का अर्थ क्या है, प्रदेश किसे कहते हैं, या फिर प्रदेश का अर्थ और इसकी परिभाषा बताइए। उसके बाद आता है कि प्रदेश की विशेषता क्या है। अब देखो, अगर कोई प्रदेश है और प्रदेश दूसरे प्रदेशों से अलग पहचान रख रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ विशेषता होगी जिसकी वजह से वो दूसरे प्रदेशों से अलग हो रहा है। ठीक है, अब वो विशेषता क्या है कि जैसे अगर कोई प्रदेश है तो उसके अंतर्गत हमें भौगोलिक एक रूपता देखने को मिलती है। प्रदेश के अंतर्गत वहाँ की जलवायु, मिट्टी या जो स्थलाकृति होंगी या वनस्पति होंगी, उन सारी चीज़ों में समानता पाई जाती है। और दूसरी विशेषता ये है कि सीमाओं की निश्चितता। प्रदेश की अपनी सीमाएं होती हैं जो उसे दूसरे प्रदेशों से अलग करती हैं। उसके बाद है प्राकृतिक एवं मानवीय तत्वों का संयोजन। प्रदेश का निर्माण केवल प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव तत्वों जैसे कि जनसंख्या, संस्कृति, भाषा और आर्थिक गतिविधियों से भी होता है।
यानी कि जो प्रदेश होते हैं वो केवल प्राकृतिक चीज़ों में ही समानता नहीं देखने को मिलती उनके अंतर्गत, बल्कि मानवीय तथ्यों के आधार पर भी समानताएं देखने को मिलती हैं। जैसे जो प्रदेश हो गया उसमें ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ की केवल जलवायु समान हो या फिर वहाँ की भूमि समान हो, बल्कि वहाँ की भाषा भी समान हो सकती है, वहाँ की संस्कृति भी समान हो सकती है और आर्थिक गतिविधियाँ भी समान हो सकती हैं। उसके बाद आता है सांस्कृतिक एकता। प्रदेश के लोगों की भाषा, परंपराएं, पहनावा और रहन सहन में समानता देखने को मिलती है। उसके बाद है आर्थिक समानताएं। तो प्रदेश में कृषि, उद्योग या व्यापार के रूप में समान होते हैं। प्रदेश के अंदर समानताएं होती हैं परंतु बाहर के क्षेत्रों से अंतर पाया जाता है। अब देखो, जो प्रदेश के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो तो एक समान है, उनमें समानताएं पाई जा रही हैं, लेकिन अगर हम उसी प्रदेश को दूसरे प्रदेशों से तुलना करेंगे तो जाहिर सी बात है अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर देखने को मिलता है। तो इसके कहने का यही मतलब है कि आंतरिक एक रूपता दिखाई देती है लेकिन बाहरी विषमता, यानी कि जब प्रदेश को हम उसके अंदर जो है देखेंगे तो उसमें समानताएं देखने को मिलेंगी, लेकिन जब हम बाहर किसी दूसरे क्षेत्रों से उसकी तुलना करेंगे तो उसमें अंतर पाया जाएगा। उसके बाद है मानव पर्यावरण संबंध। प्रदेश की संरचना में मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उसके बाद है विशिष्ट पहचान। प्रत्येक प्रदेश की अपनी अलग पहचान और विशेषता होती है जो उसे अन्य प्रदेशों से अलग बनाती है। उसके बाद हम देखेंगे प्रदेश के प्रकार। तो प्रदेश के प्रकार के अंतर्गत दो आते हैं, एक हो गया प्राकृतिक प्रदेश और दूसरा हो गया मानवीय प्रदेश। तो प्राकृतिक प्रदेश क्या होता है? जो भौतिक तत्वों जैसे कि स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि के आधार पर बनाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में हिमालयी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय प्रदेश आदि। यानी कि प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत वो प्रदेश आते हैं जिनमें स्थलाकृति समान होती है, जलवायु समान होती या वहाँ की मिट्टी समान होती या वहाँ की वनस्पतियाँ समान दिखाई देती हैं। तो अगर इसमें से कुछ भी समानताएं देखने को मिल रही हैं तो वो आएंगे प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत। उदाहरण के रूप में जैसे कि हिमालयी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, तटीय प्रदेश आदि। उसके बाद आता है मानवीय प्रदेश। तो ऐसे क्षेत्र जो मानव निर्मित विशेषताओं के आधार पर परिभाषित होते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो मानव के क्रियाकलापों के आधार पर उन्हें बांटा गया हो और उनमें समानता देखने को मिलती है हो। जैसे कि मानवीय प्रदेश के अंतर्गत आ गए आर्थिक प्रदेश, जो मानव की आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के आधार पर विभाजित होते हैं। उदाहरण के तौर पर औद्योगिक प्रदेश, कृषि प्रदेश। जैसे कि आर्थिक प्रदेश में आप ऐसे समझो कि आर्थिक प्रदेश को ऐसे विभाजित किया जा सकता है कि जैसे वहाँ की जनसंख्या या तो कृषि पर डिपेंड हो या फिर उद्योगों पर डिपेंड हो या फिर व्यापार पर। मतलब कि जैसे आप गांव को देख लो तो गांव में लगभग सारे लोग कृषि करते हैं तो वो एक अलग प्रदेश के अंतर्गत आएगा। फिर उद्योग, कोई ऐसा प्रदेश ले लो जहाँ के सारे लोग व्यापार करते हों या फिर जहाँ के सारे लोग उद्योग में काम करते हों। तो इन सब कामों के आधार पर, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जिस भूभाग को या फिर जिस क्षेत्र को विभाजित किया जाता है वो आते हैं आर्थिक प्रदेश के अंतर्गत। उदाहरण के तौर पर जैसे औद्योगिक प्रदेश हो गए, कृषि प्रधान प्रदेश। उसके बाद आता है सांस्कृतिक प्रदेश, जहाँ लोगों की भाषा, धर्म, रीति रिवाज और परंपराएं समान होती हैं। यानी कि जो सांस्कृतिक प्रदेश होते हैं उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लोगों की भाषा समान है, वहाँ के धर्म जो है एक समान है, रीति रिवाज जो है और परंपराएं एक समान हैं। उदाहरण के रूप में जैसे उत्तर भारत का सांस्कृतिक प्रदेश, द्रविड़ प्रदेश आदि। उसके बाद आता है प्रशासनिक प्रदेश,
जो शासन और प्रशासन के दृष्टिकोण से विभाजित किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में भारत के राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि।